बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ पूरा एकदम कॉपी पर लिख करके बताएंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्नों को कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर जो है आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो इसमें आपको कॉपी भी लिखना बताया जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेंगे, यानी कि जैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो इसमें आपको एकदम कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चनों को आप कितनी दूरी पर लिखें। और एक पेपर है उसको हम पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे कैसे जो है आपको कॉपी लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है खंड क, और खंड क में आपका पहले आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपका पहले का क दिया है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। आपका भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है आपका शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। यानी कि माधुरी पत्रिका आपकी किस युग में प्रकाशित हुई। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी भारतेंदु युग में। तो आइए अब इसे देखेंगे कि आप कॉपी में अपने जो है बोर्ड एग्जाम में जब मिलेगी तो कैसे लिखेंगे। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा था, खंड क का था, यानी कि खंड क ऊपर डालेंगे। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 था, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद आपका प्रश्न कौन सा था, तो क वाला था, तो क डालेंगे। उसके बाद आपका सही कौन सा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो सही वाला ऑप्शन था कौन सा था, तो माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही था, यानी भारतेंदु युग। तो आप लिखेंगे आपका क का कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है तो पहला डालेंगे। उसके बाद आपका जो उत्तर रहेगा भारतेंदु युग वो लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न। तो दूसरा वाला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, यानी शेखर एक जीवनी है, इसके लेखक आपके कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा अज्ञेय और चौथा राम बृजबेनीपुरी। तो शेखर एक जीवनी, इसके लेखक आपके कौन है, अज्ञेय हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में। तो आपका ख वाला प्रश्न था, तो ख वाले का आपका सही कौन सा था, तो आप देखेंगे तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ख वाले का जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी अज्ञेय। तो आप लिख देंगे तीसरे नंबर। उसके बाद आपका अज्ञेय सही है तो अज्ञेय लिख दें और एक लाइन छोड़ करके इससे लिखेंगे, और इसी प्रकार से जो है आप पहले प्रश्न का जो है सभी प्रश्न हल करेंगे। अब देखेंगे अगला, यानी तीसरा वाला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दिया है कफन किस विधा की रचना है, यानी आपका जो कफन है किस विधा की रचना है। आपका उपन्यास है, नाटक है, तीसरा है कहानी, चौथा दिया है संस्मरण। तो आपका कफन जो है किस विधा की रचना है, तो आपका कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया है एकदम सही होगा, यानी कफन किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की। तो अब इसे आप डालेंगे कौन सा है, तो ग का है, तो ग वाला डालेंगे। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आपका सही था, तो देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है सही है और कहानी है। तो आप तीसरा वाला ऑप्शन डाल देंगे। उसके बाद आपका सही कहानी है तो कहानी लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको एक एक लाइन की जो है दूरी मेंटेन करके अपने पेपर में एकदम साफ से लिखना है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास है, यानी आपका मैला आंचल जो है उपन्यास है। आपका आंचलिक, ऐतिहासिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, चौथा है धार्मिक। तो आपका मैला आंचल जो है वो कैसा उपन्यास है, तो आपका आंचलिक उपन्यास है, यानी कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही होगा, यानी कि आंचलिक उपन्यास होगा। तो अब इसको लिखेंगे, आपका घ का जो है कौन सा सही है, तो पहला सही है और क्या है, आंचलिक है, तो आंचलिक लिख देंगे। अब देखेंगे अगला, यानी अंगा वाला प्रश्न। तो अंगा वाला प्रश्न दिया है अंधा युग रचना के लेखक हैं, यानी जो आपका अंधा युग रचना है उसके लेखक आपके कौन है। धर्मवीर भारती दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है जैनेन्द्र। यानी आपका अंधा युग जो रचना है उसके लेखक कौन है, तो आपका जो है धर्मवीर भारती, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है अंगा का वो सही होगा। तो आप जो है लिख देंगे आपका पहला अंगा का जो कौन सा सही है, पहला सही है, पहला, और कौन सा नाम था, धर्मवीर भारती। तो आप जो है पहला जब प्रश्न करेंगे खंड का का तो ऊपर खंड क डालेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद आपका जो है लाइन से एक एक लाइन की गैपिंग छोड़ करके सबको लिख देंगे, और जो ऑप्शन सही है उसको लिख करके उसका नाम जो है इसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न, यानी दूसरा भी में आपका 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार पहले में आपके क से अंगा तक थे 5 बहुविकल्पी, उसी प्रकार दूसरे में भी क से अंगा तक होते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसको देखेंगे आप, और कौन कौन से प्रश्न हैं, और ये जो सभी प्रश्न भी आपको बता रहे हैं ये प्रश्न भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को इसीलिए हम सॉल्व करके बता रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ कॉपी लिखना बता रहे हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। और ये जो कॉपी लिखने का तरीका भी साथ साथ आपको बताया जा रहा है। तो पहला का क है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई, यानी जो आपका रामचरितमानस है उसकी, तो आपका रामचरितमानस जो है किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा था, 2 था, तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। उसके बाद क वाला प्रश्न था, और क का कौन सा सही था, पहला सही था, और कौन सी भाषा थी, अवधी भाषा, तो लिख देंगे अवधी भाषा। अब देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है कि परमाल रासो का रचना काल है, यानी आपका जो परमाल रासो है उसका रचना काल क्या है आपका? पहला है आदिकाल, दूसरा दिया है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो जो आपका परमाल रासो है इसका रचना काल क्या है आपका? तो आदिकाल है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो एकदम सही होगा। यानी कि परमाल रासो का रचना काल क्या है? तो आदिकाल, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो आपका ख का कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है, और क्या सही था? आदिकाल था। तो इसी प्रकार से जो है आप लिख देंगे अपने कॉपी में कि ख का आपका पहला सही है और आदिकाल। तो इसी प्रकार से आपको इतनी दूरी मेंटेन करके जो है अपने बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी में लिखनी है, और एकदम साफ से आप देख सकते हैं कितनी साफ से लिखा गया है, उसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये नहीं कि एक लिखें कहानी फिर काट करके फिर दूसरा लिखें, इस प्रकार से नहीं करना है। अब देखेंगे तीसरा यानी ग वाला प्रश्न, तो छायावाद की रचना नहीं है, यानी कि इनमें से छायावाद की रचना आपकी कौन नहीं है? कामायनी है, दूसरा ऑप्शन दिया है साकेत, तीसरा दिया है सरोज स्मृति, चौथा दिया है नौका विहार। तो इनमें से आपकी छायावाद की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका जो साकेत है वो छायावाद की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ग वाले का वो सही है। तो छायावाद की रचना कौन सी नहीं है? तो साकेत नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आपका कौन सा प्रश्न था? ग वाला था। ग का सही कौन सा है आपका? दूसरा था, और क्या था? साकेत है। तो आप जो है इसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला यानी चौथा दिया है घ में कि सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? यानी सुमित्रानंदन पंत ने जो है नौका विहार आपकी जो कविता है उसकी रचना किस स्थान पर रख की? काला कांकर, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है वाराणसी, चौथा है इलाहाबाद। तो जो आपका सही उत्तर होगा होगा इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो आपका घ वाले का कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है, तो इलाहाबाद हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप लिख देंगे। अब देखेंगे अपना अगला यानी पांचवा प्रश्न यानी अंगा वाला, तो है वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? यानी वेदना की प्रतिमूर्ति जो है किस कवित्री को कहा जाता है? आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है मैत्रेयी पुष्पा, चौथा है लक्ष्मीबाई। तो आपका जो वेदना की प्रतिमूर्ति हो किस कवित्री को कहा जाता है? तो आपका महादेवी वर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी वेदना की प्रतिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। तो आपका अंगा का कौन सा सही है? 2 वाला सही है, 2 नंबर का। तो आप लिख देंगे 2 नंबर, उसके बाद लिख देंगे महादेवी वर्मा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अब अगला जो प्रश्न है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें जो है आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे और गद्यांश दिया रहेगा, और 5 प्रश्न, और प्रत्येक जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर जैसे पहला वाला दिया है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के द्वारा उत्थान की अनोख घाटों का निर्माण करना होता है। अब आप इसको, ये वाला गद्यांश जो आपको दिया है इसके हिसाब से ये 5 प्रश्न करिए, या फिर अथवा करके आपको ये दूसरा वाला दिया है रमणीयता और नृत्य नूतनता और न्यून आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। तो अब आपको दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में करना रहता है। तो आइए पहले वाले को सॉल्व करते हैं, यानी आपका जो पहला वाला गद्यांश था। तो आपका पहला वाला गद्यांश जैसे था, तो हम पहले वाला प्रश्नोत्तर संख्या 3 का कर रहे हैं। अगर अथवा वाला करते हैं तो डालते हैं आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा, लेकिन पहला वाला कर रहे हैं यानी प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर रहे हैं, तो ये वाला गद्यांश है। इसमें आप देखेंगे गद्यांश तो हमने आपको पढ़कर बता ही दिया, और इसमें पहला प्रश्न पूछा है जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो अब आप इसी में से जो है इसका आंसर भी ढूंढ लेंगे। जैसे देखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, तो आपको पहले का आंसर जो है एकदम आराम से मिल गया, और 2 नंबर जो है आपका फिक्स हो गया। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो अनंत होता है। तो आइए इसको अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डालेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 3, यानी प्रश्नोत्तर संख्या आप 3 कर रहे हैं। अगर अथवा वाला करते हैं तो आप डालते 3 का अथवा, लेकिन उसके बाद वाला जो आपका गद्यांश था, लेकिन आप कर रहे हैं पहले वाला ही, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे। उसके बाद आपका कौन सा प्रश्न था? पहला था, पूछा था आपसे जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह आपका क्या होता है? अनंत होता है। तो इसी प्रकार से आप लिख देंगे, और आपको ऑप्शन जो था आंसर जो था किस में था? उसी में था, यानी जो आपका गद्यांश दिया था उसी में आपका आंसर भी था। और ये जो आपका गद्यांश है अभी कुछ दिन पहले ही हमने लगभग 1 हफ्ते पहले आपको जब महत्वपूर्ण गद्यांश बताया था, उसी में आपको पूरा ये गद्यांश जो है सॉल्व करके पूरा आंसर के साथ बताया था, और गद्यांश पहचानने की जब ट्रिक बताई थी उसी में पूरा सॉल्व करके बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको उस समय एकदम याद होगा, और आंसर जो है आपको एकदम बढ़िया से याद होगा। दूसरा है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ का शीर्षक आप इसी में से पहचानिए। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके होते हैं, जैसे राष्ट्रीय देख सकते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जन, तो राष्ट्र निवासी, तो इसी में से आप देख करके पहचान जाएंगे कौन से चैप्टर से है। तो
तो आप इसलिए लिखेंगे कैसे, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए जो दिया है। तो आप दूसरे वाला का लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, एक तरफ डालेंगे आप शीर्षक और दूसरे तरफ डालेंगे लेखक, यानी कि एक तरफ शीर्षक और दूसरे तरफ लेखक। आप देखेंगे राष्ट्रीय दिया था उसमें, तो आपका पाठ कौन सा हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक कौन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यही जो होगा आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी में लिखेंगे। अब देखते हैं अपने अगला यानी तीसरा प्रश्न उसी में। तो तीसरा वाला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो रेखांकित अंश जितना है, जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी जो जन है उसका प्रवाह अनंत होता है, इसकी आपको जो क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आइए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने आपको कुछ ही दिन पहले अभी बताया था, यानी अभी कुछ ही दिन पहले जो है पूरा सॉल्व करके ये वाला गद्यांश आपको बताया था। तो तीसरा वाला है, और इसका आप लिखेंगे जब आंसर, तो लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात यानी कि इसका अर्थ सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। यानी कि आपका जो जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक जो है लोगों का जीवन अमर रहेगा। इसी प्रकार से जो है आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। अगला इसी में चौथा प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो सूर्य की रश्मियां है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। तो देखेंगे आप यहाँ पर इसी गद्यांश में इसका भी आंसर है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इसी में से आपको इसका भी आंसर मिल गया। यानी कि दोनों 5 से 6 नंबर के आपके जो क्वेश्चन होते हैं इसी में रहते हैं। सिर्फ एक रेखांकित अंश की व्याख्या होता है, उसको आपको अपने मन से करना रहता है, और पाठ का शीर्षक एवं लेखक का जो नाम लिखना रहता है वो अपने मन से, जिसमें पाठ का शीर्षक आपको ट्रिक से याद हो जाएगा और लेखक का नाम तो आप याद ही कर लेंगे। तो उसका जब आप उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे चौथे नंबर का, और लिखेंगे सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। यानी कि उसका उत्तर होगा कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका राष्ट्रीय जन ने सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया, यानी भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या किया है, तदात्म्य स्थित किया है। तो आपका जो सही उत्तर इसका भी है, तो इसका भी गद्यांश भी मिल गया। यानी 6 नंबर के जो क्वेश्चन थे इसी में मिल गए आपको, और 2 ही जो है आपको सिर्फ थोड़ा सा गौर करना है, बाकी 10 नंबर आपके एकदम यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। तो लिखेंगे सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने जो है तदात्म्य स्थापित किया है। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। अब अगला यानी चौथा, जिस प्रकार आपने गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए थे और 10 नंबर के होता है, उसी तरह चौथे में आपका पूछता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिए रहते हैं और प्रत्येक जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलता है, कोई एक करना रहता है। जिसमें आपका पहला है, जैसे आप देख सकते हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नकारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं, कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। ये जो है आपका पद्यांश दिया है, इसके आधारित पे आपको 5 प्रश्न, जैसे उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए, या फिर उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो अब आप इसको करिए या फिर अथवा वाला करिए, या फिर अगला वाला देख लीजिए। जैसे आपका अगला वाला दिया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजहर मुंह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अदार। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जैसे इसको करिए या फिर इसके पीछे वाला जो हमने पद्यांश पढ़ा था उसका जो है 5 प्रश्न करिए। तो आइए इसी को करते हैं और देखते हैं। तो आइए जो है इसी को हल करके देखते हैं। तो इसमें पूछा आपका पहला प्रश्न कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे आप। तो आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा कर रहे हैं, यानी उसमें 4 नहीं कर रहे हैं, 4 का अथवा कर रहे हैं। तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा, और आपको लिखना था शीर्षक और कवि का नाम। तो आप पहला नंबर का जो लिख रहे हैं तो पहले डालेंगे शीर्षक और दूसरी तरफ डालेंगे कवि का नाम। तो शीर्षक में आपका हो जाएगा अभिनव मनुष्य, यानी अभिनव मनुष्य से लिया गया है, और कवि का नाम आपका कौन है, कवि तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर और शीर्षक में अभिनव मनुष्य। अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें, विज्ञान को तलवार क्यों कहा है, यानी विज्ञान जो है उसको तलवार क्यों कहा है। तो इसको आप लिखेंगे कि विज्ञान को
कवि ने तलवार क्यों कहा है, तो इसको लिखेंगे दूसरा नंबर आप डालेंगे। उसके बाद पहला आपने कर लिया, दूसरा डालेंगे, लिखेंगे कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है और इसे मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना है। यानी विज्ञान को तलवार कवि ने इसलिए बताया है क्योंकि इसे मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना है। तो इसी प्रकार से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर लिखेंगे। अगला यानी इसमें तीसरा प्रश्न देखेंगे, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्यों चेतावनी दी। यानी कवि ने जो है इसमें आपको वैज्ञानिक युग के जो मानव है उनको चेतावनी क्यों दी है, ये आपको बताना है। यानी कवि ने जो है वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी क्यों दी है। तो अब आपका तीसरा प्रश्न कैसे लिखेंगे, तो तीसरा नंबर डालेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे कवि वैज्ञानिक युग के मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा से जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। यानी कवि वैज्ञानिक युग के मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि जो मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा से जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों का जन्म दिया है उससे जो है वातावरण में क्या हो रहा है, विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अब देखेंगे अपना अगला यानी चौथा प्रश्न, तो इसमें मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया, यानी जो मनुष्य है उसको अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है ये पूछा है आपसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको यानी चौथा वाला प्रश्न डालेंगे चौथा नंबर। उसके बाद लिखेंगे मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति अत्यधिक मोह रखता है तथा वह विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत नहीं है। यानी मनुष्य को जो है अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वैज्ञानिक जो है आविष्कारों के प्रति बहुत अत्यधिक मोह रखता है, यानी माया मोह रखता है, और जो है विज्ञान के परिणामों के प्रति वो सचेत नहीं है, इसलिए जो मनुष्य को अज्ञान शिशु कहा गया है। अब इसी में आपका अगला है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब देखेंगे आपका रेखांकित पंक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे आप काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अदार, तो ये आपकी है रेखांकित पंक्ति। तो इसकी आपको व्याख्या करना है और यहाँ से हमने 4 प्रश्न कर लिया 8 नंबर के, पांचवा है आपका 2 नंबर का। तो काट लेगा अंग तीखी है या बड़ीदार, अब रेखांकित पंक्ति की जो व्याख्या है उसको आप किस प्रकार लिखेंगे, तो 5वें नंबर का आप डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अदार का अर्थ यह है कि, यानी कि आपका इसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे का अर्थ यह है कि विज्ञान के जो आविष्कार हैं उससे मनुष्य संतुष्ट है लेकिन वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मनुष्य को विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इससे जो है आपका काट लेंगे अंग तीखी है बड़ी अदार का जो है यही अर्थ होगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब भी आपको जो है पद्यांश दे और इसके आंसर लिखने को दे तो आप इतनी ही दूरी मेंटेन करके और बढ़िया से एकदम साफ सुथरा से लिखिएगा। अगला यानी 5वां प्रश्न है, 5वें में कम है, तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको 3 दिए रहेंगे इसमें और 5 नंबर का आपका रहता है, लिखना क्या रहता है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का जो है उल्लेख करना रहता है और आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द दिया गया है। जैसे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, हरिशंकर प्रसाद दिया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिया है। तो आपका जो जीवन परिचय वाला है ये हमने आपको पहले से बता रखा है, तो इसका जो है आपको उत्तर नहीं बताएंगे, ये आपको याद करना है, जिसमें आपको हमने बता दिया है कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण जीवन परिचय और किसको किसको याद करना है। तो लेखक का जीवन परिचय और कवि का जो जीवन परिचय है इसका आपको अपने आप से करना है। जैसे ख में आपका एक कवि का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, और ये भी आपका 5 नंबर का होता है, जिसमें पहला दिया हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा अज्ञे। तो ये जो है आप लोगों का लेखक और कवि का जीवन परिचय, इसको आपको अपने आप से तैयार करना है। अब देखेंगे 6वां प्रश्न जो है, लाटी कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। या फिर अथवा में दिया है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यानी दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा और ये भी जो है आपका 5 नंबर का रहता है कि लाटी कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे कौन सा, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, यानी 6वां का जो है अथवा वाला प्रश्न लिखेंगे। तो आपका प्रश्न कौन सा था, 6वां का अथवा था, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा था, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 नहीं कर रहे हैं उसका अथवा वाला कर रहे हैं। लिखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, यानी हम क्या बता रहे हैं, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में सम्मानित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। यानी आपका जो ध्रुव यात्रा कहानी उसके आपके सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है
और ये एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने जो है इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण को जो है में समन्वित करने का एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। और प्रस्तुत कहानी में जो है जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह जो है सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आशीर्वाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है और कहानीकार के अनुसार व्यक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो इसी प्रकार से जो है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब पूछेगा, और ये जो है आपका लगभग हर साल पूछता है, या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश, या फिर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। और यहाँ से आपको 5 नंबर के जो है क्वेश्चन इतना लिख करके आपको मिल जाता है। आपको इसी प्रकार से जो है एकदम साफ सुथरा से एक भी जगह कट पिट करने बिना अपने बोर्ड कॉपी में लिखना है। अब अगला है आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। तो आपका स्वपठित खंड काव्य ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। अब ये जो होता है आपका जिले अनुसार होता है। तो अब आप लोग इसे अपने जिले अनुसार जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग है। जैसे किसी का मुक्तिबोध खंड काव्य है, किसी का सत्य की जीत है, किसी का आपका रश्मि रथी है, और किसी का आलोक वृत है, किसी का त्यागीपति, और किसी का श्रवण कुमार है। तो आप लोग जो है इसको अपने जिले अनुसार याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जिले का एक ही होता है और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अपने जिले अनुसार जो इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा और इसको याद कर जाइएगा। अब देखते हैं खंड ख में। खंड ख में आपका पहला दिया है 8वें का क कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपका खंड ख में ये जो गद्यांश दिए गए हैं इनमें से किसी एक का जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और ये आपके जो होते हैं 7 नंबर के होते हैं। इसमें 2 नंबर आपका संदर्भ का और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का होता है। और इन दोनों में से जो है कोई एक आपको करना रहता है। जैसे आपका पहला दिया है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाषा भारवी व भूत्यादयो महाकाव्य सुक्रिय ग्रंथ रथे अद्यपि पाठका नामा हृदय विराजनते ये भाषा। तो इसी प्रकार से आपका जो ये वाला जो गद्यांश दिया है इसको करिए, या फिर आपका जो नीचे वाला गद्यांश दिया है अतिते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सरोकार परिपूर्ण। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है और इसका ससंदर्भ आपको क्या करना रहता है, हिंदी अनुवाद लिखना रहता है। तो आइए देखते हैं ऊपर वाला जो दिया 8 का क आपका ऊपर वाला ये जो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, इसका जो है ससंदर्भ पूरा हिंदी में अनुवाद करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है संस्कृत वाले जो गद्यांश रहेंगे उनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। और ये जो आपका गद्यांश ये वाला है इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको लिख करके बता रहे हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। तो ये वाला जो गद्यांश है इसका आपको पूरा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है और आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न कौन सा था, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क था, यानी प्रश्नोत्तर संख्या आपका 8 का क था। संदर्भ अब लिखेंगे इसका, जब संदर्भ लिखेंगे तो ऊपर संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ से उद्धृत है। यानी आप संदर्भ जब लिखेंगे इसका, और आपका 2 नंबर इतना लिखने पर ही हिसाब से मिल जाएगा। यानी कि संस्कृत संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वम पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे जो आपका दिया था उसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद उसके बाद हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। हमारे लिए भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अखंडता तथा सांस्कृतिक एवं सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तो आप इसी प्रकार से जो संस्कृत वाला आपका पूछता है पद्यांश गद्यांश माफ करिए उसका संदर्भ लिखेंगे, जिस प्रकार से आपको कुछ कोई भी दे, लेकिन ये आपका जो गद्यांश हमने बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद, तो आपका 7 नंबर मिल जाएगा। अब जैसे आपका है एक 9वां वाला प्रश्न, इसको देखेंगे निम्नलिखित लोकतियों एवं मुहारों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करिए। यानी आपको 4 दिए रहते हैं और कोई एक का जो है अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना रहता है। जैसे हम इसका होता है मुंह फुलाना का मतलब गुस्सा होना, आँख पीले करना का मतलब शादी होना, दाल में काला होना का मतलब कुछ गड़बड़ होना। तो इसी प्रकार से आप किसी एक का जो है अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे वाले का करते हैं, यानी 9 का दूसरा वाला।
तो डालेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी 9 का कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा कर रहे हैं, दूसरा वाला, और इसका अर्थ क्या होगा, विवाह करना। और वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। अब देखेंगे अगला यानी 11वां प्रश्न। तो 11वें में क वाला दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे आपका वसन और व्यसन है, यानी कि इसका जो है आपको सही अर्थ लिखना है। तो इसका आपका क्या होगा, विवश और व्याकुलता। दूसरा ऑप्शन दिया वस्त्र और आदत। तीसरा दिया है कवच और भोजन। चौथा दिया है अवधि और विस्तार। तो वसन और व्यसन का जो सही अर्थ होता है वस्त्र और आदत होता है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे। तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क था और पहला वाला था, और पहले का ब सही था, तो आप लिखेंगे ब और उसके बाद लिख देंगे वस्त्र और आदत। अब देखेंगे अगला प्रश्न इसी में। तो अगला है कि अन्य और अन्य का सही अर्थ क्या होता है, अर्थ का चयन करके। तो अनाज और दूसरा होता है, यानी कि दूसरे का जो है अ वाला सही है। तो इसका यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क का जो दूसरा है उसका अ वाला सही है, और सही उत्तर क्या था, अनाज और दूसरा। तो इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न यानी ख वाला, 11वें का जो आपका ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। यानी कि इन तीनों में से आपको चपला, जीवन और शिव जो दिया है, इनमें से किसी एक का जो है दो शब्द लिखना है, और आपके प्रत्येक जो है दो दो नंबर के होंगे। तो इसे आप कैसे लिखेंगे। तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 11 का ख, और इसमें हम पहले का सही अर्थ लिख रहे हैं, यानी चपला जो दिया था उसका सही अर्थ लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है लक्ष्मी और बिजली। तो यहाँ से भी आपके दो नंबर जो है मिल जाएंगे। अब देखेंगे इसी में अगला प्रश्न। तो अगला दिया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। यानी जो आपके दो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं उसका आपको सही उत्तर लिखना है, और प्रत्येक आपके एक एक नंबर के हैं। जैसे इसमें पहला दिया है, जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा शिक्षक, यानी जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहते हैं। दूसरा इसी में जो सब कुछ जानता है, यानी जो सब कुछ जानता है उसको, तो आपका सर्वज्ञ होता है। तो आइए इसको देखेंगे। तो इसमें आपका क्या था, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग था, और ग में आपका पहले का कौन सा सही था, असही था, यानी जो सबको शिक्षा देता हो शिक्षक। और 11 का ग का दूसरा था, उसका भी असही था, सर्वज्ञ। तो आप इसी प्रकार से जो अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न इसी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी जो आपके दो वाक्य इसमें दिए हैं और किसी दो को शुद्ध करके लिखना है। जैसे मैं भोजन कर लिया। तो आइए इसी को शुद्ध करके देखते हैं। तो इसको जब शुद्ध करेंगे तो मैंने भोजन कर लिया, यानी मैं भोजन कर लिया नहीं होगा। और कौन सा प्रश्न था, 11 का घ था, और पहला वाला सही कर रहे हैं, तो मैंने भोजन कर लिया। अब देखते हैं दूसरा वाला जो दिया है कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो ये जो है आपका पहले से ही सही है, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। अब तीसरा देखेंगे इसी में, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो इसको छोड़ करके हम पहला या तीसरा भी कर सकते हैं। तो तीसरा वाला लिख देंगे। जैसे तीसरा वाला लिख दें, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम के साथ नहीं लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका संयोग श्रृंगार रस अथवा करूर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो ये जो प्रश्न हमने आपको एक ही क्लास में जो है तीनों प्रश्न कराया है, यानी करूर रस, छंद और आपका अलंकार। तो आप उस क्लास को जाकर देखिए, एकदम पूरा बढ़िया से समझ जाएंगे आप। तो इसी में ख है आपका यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ग वाला है दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। और ये आपके 6 नंबर के होते हैं, उसी क्लास में हमने आपको पूरा कराया है। इसके बाद आपका 13वें में आता है, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। या फिर अथवा में इसको भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आपका पत्र वाला और जो निबंध वाला हिस्सा है, इसको जो है एक प्रॉपर अलग वीडियो में जो है हम आपको बना करके समझाएंगे। तो निबंध में जैसे आपको निबंध 9 नंबर का और पत्र 6 नंबर का होता है, तो 15 नंबर का टॉपिक है। इसलिए जो एक प्रॉपर अलग वीडियो में आपको पूरा लिख करके बताएंगे कि आप जो निबंध है और पत्र है उसे कैसे लिखेंगे। बाकी आपको जितने प्रश्न इसमें बताएंगे, यानी पेपर के जितने भी प्रश्न सॉल्व करके बताए गए, सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसलिए हमने आपको यही प्रश्न जो है सॉल्व करके बताया है। और जो आपका निबंध, जीवन परिचय और रस छंद अलंकार का हमने प्रॉपर पहले से ही वीडियो बना रखा है, और आपका जीवन परिचय का भी बना रखा है, इसलिए उन दोनों का आंसर नहीं बताया आपको। और जो आपका निबंध और लेटर वाला यानी कि पत्र वाला है, उसको आपको जो है हम एक अलग से वीडियो बना करके बताएंगे, क्योंकि आपका 15 नंबर का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है कॉपी लिखने का भी आपको तरीका बताया गया, कितनी दूरी पर जो है आप प्रश्नों को लिखेंगे और किस प्रकार से जो है लिखेंगे, हिसाब से कि एग्जामिनर जो है आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा आपकी कॉपी में। तो आपको इसी प्रकार से जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी को लिखना है साफ से, ताकि एग्जामिनर जो है आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दे और एक भी नंबर नहीं काटे। और जो भी प्रश्न इसमें बताए गए आपको क्लास में, सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार भी करिएगा, और कॉपी लिखने का तरीका भी आप लोग समझ गए होंगे, और प्रश्नों को भी बढ़िया से तैयार करिएगा। बाकी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो रोज हम इसी चैनल पर लाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इसे बढ़िया से तैयार करिएगा।
और इसी प्रकार से हमने आपको केमिस्ट्री का भी कल एक पेपर सॉल्व कराया था और उसमें कुछ क्वेश्चन भी बताए थे और कॉपी लिखने का तरीका भी बताया था। तो अगर आप लोगों ने उसको भी नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो क्वेश्चनों को भी गौर करिए और कॉपी लिखने का भी तरीका, एक ही क्लास में आपको दोनों तरीका जो है बताया जा रहा है। बाकी आगे आने वाले दिनों में जो है फिजिक्स और आपका बायोलॉजी और मैथ सबका जो है प्रॉपर इसी प्रकार का वीडियो एक एक पड़ जाएगा, जिससे आपको कॉपी लिखने में भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। यानी कॉपी लिखने का जो तरीका होता है, कितनी दूरी पर आप आंसर लिखें और किस प्रकार से लिखें ताकि एग्जामिनर जो है आपका एक भी नंबर नहीं काटे, ये भी आप समझ जाएंगे। और जो आपके प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न भी आपके अच्छे अच्छे सॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया लगा होगा वीडियो और क्लास जो है ज़बरदस्त लगी होगी। बाकी आगे आने दिनों में हम आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे।